तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज मेरी पहुंच रही है आप सभी तक लाउड एंड क्लियर? एकदम से। कैसे हैं आप लोग? चल रही है तैयारी अच्छे से? सो माय नेम इज रवि प्रताप राव और मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी को कवर कर रहा हूँ और उसके अंदर हमने 3 मेजर चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं। और अभी जो ब्रिक चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर आपने कल के क्लास में कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ देखा, जो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, साइज ऑफ ब्रिक और कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ, ये 2 चीजें आपने देखी। और किसी भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ब्रिक के वहीं से मिलेंगे आपको। अब आज का जो है पूरा सेशन हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं किस पे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। ब्रिक को बनाने के क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे बनाए जाएंगे, और उन सारे स्टेप को हम लोग डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये है शपथ बैच जो कि जो भी 2022, 23, 24 के लिए टारगेट कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आसानी से यहाँ पे आए, क्लास करें, क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चन के भी यहाँ पे वीडियोस बनाए जा रहे हैं जो कि मंडे को जैसे आएगा भी आपको। तो इस तरीके से चल रहा है सेशन कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। नवंबर 2022 में एग्जाम है, एक अच्छा प्रिपरेशन होगा और एग्जाम को क्रैक किया जाएगा मिल करके। तो सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक। चलिए जुड़ जाइए सारे के सारे लोग, शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक, ब्रिक को कैसे बनाया जाए? ब्रिक को बनाने के सिंपल 4 स्टेप हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग, बर्निंग। इन 4 स्टेप को जब आप कंप्लीट कर लोगे तो एक बर्न्ट ब्रिक आपको मिलेगा जिसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है सर? अब इन 4 स्टेप को आपको डिटेल में देखना होगा। चलिए पहला स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? क्ले बनाना होगा। क्ले के लिए आपको क्या चाहिए? ब्रिक अर्थ चाहिए। ब्रिक अर्थ कैसा होना चाहिए? प्रीवियस क्लास में बता दिया मैंने आपको। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक अर्थ जिसमें सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया थे, ये इंग्रेडिएंट इतने अमाउंट में होने चाहिए। वो आपने साइट जो है, जगह जो है, आपने चूज कर ली कि चलो यहाँ का जो अर्थ है वो सही है, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट हैं, इसे उठाया जा सकता है। तो वहां वो चूज कर लिया आपने। अगर नहीं भी होगा छोटा मोटा तो बाद में ऐड कर लेंगे हम लोग, इसमें इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन जो होता है सिलिका और एल्यूमिना देखा जाता है, वो 2 इंग्रेडिएंट प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। फिर वो आपने साइड सेलेक्ट कर लिया। अब वो साइड सेलेक्ट कर लिया आपने अर्थ को उठाने के लिए। अब उसी अर्थ को उठा करके आप क्ले बनाओगे। लेकिन उस अर्थ को उठाने के लिए, ब्रिक अर्थ को उठाने के लिए आपको कई सारे स्टेप्स करने होंगे, तब जाकर के क्ले प्रिपेयर होगा। जैसे पहला जो स्टेप होगा अनसॉइलिंग। आपने साइड जो सेलेक्ट किया है, ऊपर की लेयर में गंदगी ज्यादा होगी, इंप्योरिटीज ज्यादा होंगे, तो उनको हटाना होगा और उसे हमने नाम दिया है क्या? अनसॉइलिंग। 200 mm लेयर, 200 mm तक का लेयर का जो थिकनेस होगा वो उसे हटा दीजिएगा क्योंकि उसमें गंदगी ज्यादा होगी। अब उसके नीचे के मिट्टी को, उसके नीचे के सॉइल को आप उठा सकते हैं। तो पहला जो स्टेप हुआ उसे क्या बोला आपने? अनसॉइलिंग बोला, जिसमें 200 mm लेयर आप जो है थ्रोन अवे, 200 mm लेयर का जो सॉइल है उसे क्या कर देंगे? फेंक देंगे आप, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है। दूसरा स्टेप अब क्या करेंगे? उसके नीचे के सॉइल को डिग करके निकाल सकते हैं आप। तो डिगिंग प्रोसेस बोला आपने। डिग करके जब आपने सॉइल निकाला तो तीसरा स्टेप क्या करना है आपको? क्लीनिंग करना है, उसकी सफाई करनी है। कैसे हो सर? बढ़िया 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 शुभम। दूसरा स्टेप हो गया डिगिंग। तीसरा जो स्टेप होगा क्लीनिंग। अब उसके अंदर से जो भी इंप्योरिटीज हैं, पेबल्स हैं, ग्रेबल्स हैं, वेजिटेटिव मटेरियल हैं, प्लास्टिक हैं, ये सारी इंप्योरिटीज आपको निकाल देने होंगे। दैट इज क्लीनिंग। क्लीनिंग के बाद क्या करेंगे आप? क्लीनिंग के बाद वेदरिंग। वेदरिंग नाम से लग रहा है वेदर का अटैक होगा इस पे, यानी एटमॉस्फेयर में रखेंगे। जो भी एजेंसीज हैं, वेदरिंग एजेंसीज हैं, उनका अटैक होगा। और ऐसा हम लोग जनरली अगर देखा जाए
तो वैसे तो कर दो, एक सीजन काम चल जाएगा, लेकिन 2 सीजन कम से कम रखना चाहिए। 2 सीजन तक रखो ताकि वेदर का अटैक हो। वो वेदर्ड क्ले बोला जाने लग जाता है, उस क्ले को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं, वेदर्ड क्ले। तो वेदरिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद से ब्लेंडिंग होगा। ब्लेंडिंग का मतलब क्या हुआ, हो सकता है कि उस अर्थ के अंदर, ब्रिक अर्थ के अंदर सारे इंग्रेडिएंट ना हो, अगर जो इंग्रेडिएंट नहीं है, एब्सेंट है, उसे हम लोग ऐड करेंगे और उस ब्रिक अर्थ को स्मूथ करेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ब्लेंडिंग बोला जाता है। जो भी इंग्रेडिएंट नहीं है वो ऐड करे जाएंगे, ऐड इंग्रेडिएंट विच इज नॉट अवेलेबल इन ब्रिक अर्थ, और क्या बोलेंगे आप, विच इज नॉट अवेलेबल इन ब्रिक अर्थ। और इससे क्या होगा कि वो जो होगा, सॉइल जो होगा वो स्मूथ हो जाएगा, स्मूथ ब्रिक अर्थ बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या होगा, अब सारे इंग्रेडिएंट आ गए, सारे इंप्योरिटीज हट गए, अब आपको क्ले में बस कन्वर्ट करना है। दैट प्रोसेस इज नोन एज टेम्परिंग, तो टेम्परिंग करने के आपके पास 2 तरीके हैं। अच्छा, टेम्परिंग या फिर इसी को बोला जाता है क्या, टेम्परिंग को आप नीडिंग भी बोल सकते हैं। टेम्परिंग या फिर नीडिंग, नीडिंग का मतलब होता है जैसे आटा गूंथा जाता है, वही प्रोसेस में बोल रहा हूं। तो उस आटे में क्या होगा, एक पाउडर फॉर्म में है और उसमें वाटर, दोनों प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जा रहे हैं। वही चीज आपको यहाँ पे भी करना है। सॉइल और क्या करना है आपको, सॉइल और फिर क्या करना होगा, वाटर को प्रॉपर तरीके से मिक्स करना होगा। दैट इज टेम्परिंग एंड नीडिंग। अब टेम्परिंग या नीडिंग की बात करी जा रही है तो इसके 2 तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या हुआ, पहला जो तरीका है आपका मैनुअली कर सकते हैं या फिर जानवरों के पैरों द्वारा, तो इसे बोला जाएगा बाय ह्यूमंस और एनिमल्स फीट। इंसानों या जानवरों के पैरों द्वारा नीडिंग करी जा सकती है, मिक्सिंग करी जा सकती है। और दूसरा जो है किसके मदद से किया जा सकता है, पग मिल के मदद से किया जाता है। पग मिल के हेल्प से अगर आप मिक्सिंग करते हैं तो इसे बोला जाता है पगिंग प्रोसेस। इसे बोला जाता है क्या, पगिंग प्रोसेस। तो पगिंग प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, ये बात जरा समझ लीजिए। जैसे ये होता है पग मिल, और इस पग मिल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बीच में एक ऐसा असेंबली होगा जो ये रोटेट करेगा एक्चुअली, और ये नीचे अगर आप देखेंगे ना तो इसमें ब्लेड्स लगे होंगे जो कि मिक्सिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से ब्रिक अर्थ और वाटर दिया जाएगा, ब्रिक अर्थ यानी आप क्ले बोल लीजिए, और वाटर दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे जब आएंगे आप, तो नीचे जब आएंगे यहाँ से क्या निकलेगा, आपका क्ले प्रॉपर तरीके से तैयार होकर के निकलेगा। ये क्या करा जाएगा, रोटेट करा जाएगा। रोटेशन होगा तो ये ब्रिक अर्थ और जो वाटर होंगे ये मिक्स होते 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 यहाँ से निकलते जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पगिंग प्रोसेस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पगिंग प्रोसेस। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये पहले यूज होता था, अब ये यूज होता है, अब ये यूज होता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेप हुआ वो क्या हुआ, क्ले बन करके मिला। कोई दिक्कत इसमें, जब क्ले मिल गया आपको तो अब उसे सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट करोगे आप, सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट करोगे आप। तो सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, मोल्डिंग बोलते हो। मोल्डिंग जो है 2 तरीके से होती है, हैंड मोल्डिंग या मशीन मोल्डिंग। ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, हैंड मोल्डिंग हैंड की हेल्प से करेंगे, मशीन मोल्डिंग मशीन की हेल्प से करेंगे। अब हैंड मोल्डिंग के अंदर अगर आप देखें तो 2 तरीके हैं आपके पास, 2 तरीके हैं। एक होता है क्या, ग्राउंड मोल्डिंग, और दूसरा होता है क्या, टेबल मोल्डिंग। दूसरा होता है टेबल मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपका प्लास्टिक क्ले मशीन, और दूसरा होता है आपका
ड्राई क्ले मशीन, ड्राई क्ले मशीन। प्लास्टिक क्ले मशीन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे वायर कट मेथड भी बोला जाता है। देखिए नाम से आप अंदाजा लगाने लग जाइए, वायर कट मेथड भी बोला जाता है और इसे प्रेसिंग मशीन मेथड भी बोला जाता है। प्रेसिंग मशीन नाम से कुछ पता चल रहा है, प्रेसिंग मशीन मेथड। ठीक है, समझते हैं दोनों चीजें, समझते हैं दोनों चीजें। टेबल साइज 2 × 1 मीटर, एकदम सही जवाब शुभम। टेबल का जो साइज लेंगे हम लोग 2 × 1 मीटर का टेबल जनरली लिया जाता है। ठीक है, समझते हैं। अब इसके लिए कोई भी मोल्डिंग करें उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक मोल्ड चाहिए। चलिए सर पहले मोल्ड की बात करिए। मोल्ड जो होगा वो क्या, जो ब्रिक का साइज होना चाहिए, यानी जो साइज आपको चाहिए उसके बराबर होगा मोल्ड का साइज, या फिर उससे बड़ा होगा या फिर उससे छोटा होगा। 3 ऑप्शन है आपके पास, बताइए सही जवाब दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिक के अंदर क्ले है, क्ले बाद में क्या होगा, ड्राइंग प्रोसेस होगा तो उसके अंदर से प्लास्टिसिटी लूज होगी। जब प्लास्टिसिटी लूज होगी तो उसके अंदर श्रिंकेज होगा, यानी जो ब्रिक होगा वो अपने साइज को क्या करेगा, बाद में रिड्यूस करेगा। तो हम लोग जो भी साइज चाहिए आपको ब्रिक का, उससे थोड़ा सा बढ़ा करके ही रखते हैं। अब थोड़ा सा मतलब कितना बढ़ा करके रखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10% बढ़ा करके रखते हैं। तो मोल्ड का जो साइज होता है वो ब्रिक के साइज से थोड़ा बड़ा रखा जाता है 10% तक, ताकि बाद में श्रिंकेज होने के बाद भी जो ब्रिक का साइज मिले, वो जो मैं चाह रहा था, मेरा जो डिजायर्ड साइज था ब्रिक का, वो मिल जाए। तो मोल्ड का जो साइज होगा वो थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। कितना बड़ा रखा जाता है, 8 to 12% मोर देन ब्रिक साइज, मोर देन ब्रिक साइज। ये बात समझ में आई पहले, ब्रिक के साइज से थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये मोल्ड है, ये मोल्ड है आपका, तो इस मोल्ड का जो साइज होगा वो कितना होगा, इस मोल्ड का साइज होगा, एकदम सही बात शुभम। तो मोल्ड का जो साइज होगा वो कितना होगा, अगर 19 सेंटीमीटर ब्रिक का साइज है तो उससे 10% बढ़ा लेंगे, यानी जनरली कितना हो जाएगा, ये 21 सेंटीमीटर। विड्थ कितना हो जाएगा मोल्ड का, 9 सेंटीमीटर ब्रिक का साइज है तो ये 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। ये होता है मोल्ड का साइज। अब मोल्ड का साइज अगर मैं बोल रहा हूं, एक चीज और समझिएगा जरा, मोल्ड की साइज की बात कहानी समझ में आ गई। अब इसमें क्या होगा, जैसे देखिए क्ले बन गया है, ध्यान रखिएगा। अब ये नीचे जो है, नीचे जो है आप एक प्लेट लगाओगे जिसपे फ्रॉग बना होगा, जिसपे फ्रॉग बना होगा, जैसे ऐसे बना होगा, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मान लीजिए आपका प्लेट है, तो ये नीचे अगर मान लीजिए कंपनी का नाम ABC है तो ये उल्टा बना होगा, और ये पोर्शन बाहर निकला होगा, समझ रहे हैं बात को, ये बाहर निकला होगा। तो ये नीचे हम लोग लगा देंगे और ये आपका मोल्ड है, ऊपर से क्ले भरेंगे और इससे एक स्केल जैसा होगा, स्ट्राइक बोला जाता है। तो स्ट्राइक से हम लोग स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। स्ट्राइक ऑफ मतलब एक्सेस क्ले जो भी है वो हटा देंगे। ये पूरा अब ब्रिक तैयार हो गया, अब उसे निकाल करके रख दिया जाएगा। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्टॉक बोर्ड, स्टॉक बोर्ड। साइज क्या होगा स्टॉक बोर्ड का, सेम मोल्ड का साइज, भाई वही तो है वो, बस नीचे से इसमें फ्रॉग आ जा रहा है। फ्रॉग का साइज क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है, फ्रॉग का साइज क्या होता है, हाँ, सैंड वाटर ऑयल लुब्रिकेंट मेथड। अब क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लगाएंगे जिसकी वजह से आसानी से वो ब्रिक बाहर निकल सके। जैसे सैंड का यूज कर लिया, जनरली आप देखेंगे लोकल जगहों पे तो सैंड का यूज किया जाता है, या लुब्रिकेंट का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे निकालेंगे। अच्छा, स्ट्राइक ऑफ, इसका सब कुछ बना रहा हूं तो नाम लिख देता हूं इसका भी। ये मोल्ड हो गया, इसे क्या बोला आपने, मोल्ड बोला, इसे स्टॉक बोर्ड बोला आपने, और ये जो होगा वो क्या होगा, स्ट्राइक होगा। इसे क्या बोला आपने, नाम दिया, स्ट्राइक नाम दिया। अब इसे निकाला जाएगा,
निकाला जाएगा और रखा जाएगा। तब निकालेंगे इस पे, इसको डायरेक्ट निकालेंगे तो निकालने के लिए एक प्लेट पे निकाला जाता है, तब जाकर के उसे ग्राउंड पे या टेबल पे रखते हैं और उसे बोला जाता है क्या, पैलेट बोर्ड। इसे बोला जाता है क्या, पैलेट बोर्ड। पैलेट बोर्ड का साइज क्या होता है, 30 सेंटीमीटर लेंथ होता है और विड्थ होता है 12 सेंटीमीटर। इसे बोला जाता है पैलेट बोर्ड, इसे बोला जाता है पैलेट बोर्ड। इस पे निकाला आपने और ले जा करके आप ग्राउंड पे रखना, ग्राउंड पे रखिए, टेबल पे रखना है, टेबल पे रख दीजिए आप। अगर ग्राउंड पे रख रहे हैं तो ग्राउंड मोल्डिंग, टेबल पे रख रहे हैं तो टेबल मोल्डिंग। जो टेबल यूज किया जाता है जनरली वो 2x1 मीटर का टेबल यूज किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड मोल्डिंग में अगर देखा जाए तो अनड्यूलेशन के चांसेस होंगे, जिस वजह से ब्रिक का जो साइज शेप होगा वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा अगर आप कंपेयर करेंगे टेबल से, क्योंकि टेबल तो एक प्लेन होगा, उस पर अनड्यूलेटेड सरफेस नहीं होगा, जिस वजह से जो ब्रिक का साइज शेप मिलेगा एक बेटर मिलेगा अगर ग्राउंड मोल्डिंग से कंपेरिजन किया जाए तो। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमें। ग्राउंड मोल्डिंग और टेबल मोल्डिंग में कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन क्वालिटी अगर अच्छी देखी जाए तो वो टेबल मोल्डिंग के अंदर ही मिलेगी। अब अगर आप मशीन मोल्डिंग की बात करेंगे तो प्लास्टिक क्ले मशीन और ड्राई क्ले मशीन, जो क्ले प्रिपेयर कर रहे हैं अगर उसकी प्लास्टिसिटी अच्छी है तो प्लास्टिक क्ले, अगर उसमें प्लास्टिसिटी कम है यानी सूखा हुआ है, पानी कम है, तो उसे क्या बोला आपने, ड्राई क्ले बोला। अगर प्लास्टिक क्ले को यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया आपने, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक लिया आपने, उसके अंदर क्ले को भर लिया, ऐसे भर लिया, बहुत लंबा सा है रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इसके अंदर क्ले भर लिया, ऐसे जा रहा है, आगे एक वायर है, वायर रोटेट कर रहा है, तो वायर रोटेट करेगा तो प्लास्टिसिटी अच्छी है तो इस सॉइल को, क्ले को ये कट कर देगा सुटेबल साइज में, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ये कट करता जाएगा, तो ब्रिक जो होगा एक पर्टिकुलर साइज में कट होता जाएगा वायर के हेल्प से, तो इसे बोला जाता है वायर कट मेथड। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वायर कट मेथड तभी होगा जब प्लास्टिसिटी अच्छी होगी, अगर प्लास्टिसिटी अच्छी नहीं है तब आप वायर से नहीं कट कर पाओगे, तब आएगा क्या, प्रेसिंग मशीन मेथड। इसमें भरा और मशीन से प्रेस किया, मशीन से प्रेस किया आपने, तो प्रेस करते हैं तो इसीलिए बोला जाता है प्रेसिंग मशीन मेथड। ड्राई क्ले मशीन में वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, लगभग 10% तक, सॉइल के साथ जो वाटर होता है लगभग 10% तक होता है और इसमें 25% तक मिलाया जाता है। ड्राई क्ले मशीन में अगर आप देखेंगे तो इसको फर्दर ड्राइंग प्रोसेस के लिए भेजने की जरूरत नहीं है, इसे डायरेक्ट बर्निंग के लिए भेज सकते हैं, लेकिन बाकियों को पहले ड्राइंग करेंगे फिर बर्निंग के लिए भेजेंगे। क्यों इसको डायरेक्ट बर्निंग में भेज रहे हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है, इसलिए चल जाएगा काम। ड्राई क्ले मशीन के अंदर जब आप प्रेस कर रहे हैं तो डेंसिटी भी बढ़ रही होगी, पोर्स रिमूव हो रहे होंगे, जिस वजह से एक अच्छा ब्रिक मिलने का चांस है। तो अगर मैं देखूं तो ये एक ऑर्डर में ही लिखा गया है, सबसे अच्छा ब्रिक जो मिलेगा आपको ड्राई क्ले मशीन से मिलेगा, उससे थोड़ा सा बेकार वाला मिलेगा प्लास्टिक क्ले मशीन से, उससे थोड़ा बेकार टेबल से, और सबसे बेकार मिलेगा किससे आपको, ग्राउंड मोल्डिंग से। बात समझ में आ गई इतनी, चलें आगे। जब आप मोल्डिंग कर लिए, सुटेबल साइज शेप में कन्वर्ट कर लिए, तब आप भेजेंगे ब्रिक को किसके लिए, ड्राइंग प्रोसेस के लिए। अब ब्रिक को सुखाना होगा आपको। क्यों डायरेक्ट बर्निंग में नहीं भेज रहे हैं, इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि बर्निंग में अचानक से सारे मॉइस्चर रिमूव होंगे, जिस वजह से श्रिंकेज होगा, जिस वजह से क्रैक्स आ सकते हैं, जिस वजह से जो ब्रिक होगा वो ब्रिटल नेचर का हो सकता है। ये सारी चीजों को देखते हुए पहले हम ग्रेजुअली मॉइस्चर को रिमूव करेंगे, फिर जो है आगे प्रोसेस में बर्निंग में भेजेंगे। तो ड्राइंग जो करते हैं आप, ड्राइंग जो कर रहे हैं आप, ये दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। एक नेचुरल ड्राइंग है, एक नेचुरल ड्राइंग है और दूसरा आर्टिफिशियल। दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला है नेचुरल ड्राइंग, मैं दोनों एक साथ कंपेयर करके दिखा रहा हूं आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो, और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल ड्राइंग, आर्टिफिशियल ड्राइंग।
चलिए ठीक है, दोनों बातों को समझते हैं हम लोग। नेचुरल ड्राइंग, आर्टिफिशियल ड्राइंग। नेचुरल तरीके से क्या होगा, यानी जो एयर आ रहा है उसके थ्रू ड्राइंग होगा, उसके थ्रू मॉइस्चर का रिमूवल होगा। जैसे हम ब्रिक को क्या करते हैं, जब मोल्डिंग हो जाता है तो उसके बाद से ब्रिक को हम कुछ इस तरीके से रखना स्टार्ट करते हैं, स्टैक में। स्टैक में वैसे देखा जाए प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो ये नहीं कि जो मोल्डिंग हुआ ब्रिक निकला हम स्टैक तैयार कर दिए, ऐसा नहीं होता है। 1 से 2 दिन बाद हम स्टैक तैयार करते हैं, क्योंकि तुरंत रखोगे तो ये स्टैक अगर आप बनाओगे तो ये ब्रिक जो नीचे वाला होगा वो टूट जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके अंदर प्लास्टिसिटी है। तो ऐसे करते हैं हम, ऐसे करेंगे अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 7 से 8 लेयर में रख लीजिए, बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनके बीच में देखेंगे 2 ब्रिक के बीच में हमेशा गैप दिखेगा। अच्छा, ये जो ब्रिक रखे जा रहे हैं वो किसके अलोंग रखे जा रहे हैं, एजेस के अलोंग रखे जाते हैं। पहली बात तो यही लिख देता हूं मैं, अलोंग द एजेस। ये क्योंकि बहुत बार पूछा गया है इसलिए पहला लाइन यही लिख रहा हूं मैं। ड्राइंग प्रोसेस में जो ब्रिक रखा जाता है वो एजेस के अलोंग रखा जाता है। मतलब अगर आप ब्रिक को ऐसे रखेंगे तब जल्दी ड्राइंग प्रोसेस होगा, या ब्रिक को आप ऐसे रखेंगे तब जल्दी ड्राइंग प्रोसेस होगा। यानी एजेस के अलोंग रखेंगे तो मैक्सिमम एरिया एटमॉस्फेयर में आएगा, और अगर आप सरफेस के अलोंग रखेंगे तो मिनिमम एरिया एटमॉस्फेयर में आएगा। तो हम लोग एजेस के अलोंग रखते हैं, एजेस के अलोंग रखेंगे तो मैक्सिमम एरिया एटमॉस्फेयर में आएगा, एयर आएगा, जिस वजह से मॉइस्चर का रिमूवल जल्दी होगा। तो एजेस के अलोंग रखा जाएगा, 7 से 8 लेयर में रखा जाएगा। इसके ऊपर एक शेड होना चाहिए, अंडर द शेड, ये खुले में नहीं होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली बात अलग है, शायद आप देखे होंगे कि धूप में ही रख दिए, वो बात अलग है, लेकिन जो मेन चीज है वो बताना भी जरूरी है। कैसे शेड ऐसा बनाएंगे कि ऊपर से शेड रोकेगा, बाकी एयर का वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए। ये एयर इधर से आ रहा है तो इधर से चला जाए, यानी सर्कुलेशन एयर का प्रॉपर होना चाहिए। यानी ब्रिक की जो ड्राइंग हो रही है क्या सन रेज से हो रही है, नहीं। कैसे हो रही है मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो सन रेज नीचे आ रहा है वहां पे जो एयर है उस एयर को गर्म कर रहा है, वार्म एयर में कन्वर्ट कर रहा है, और वो वार्म एयर इनके बीच में सर्कुलेट हो रहे हैं, और वो उन सर्कुलेशन के द्वारा जो है इनके अंदर से जो मॉइस्चर है उनका रिमूवल हो रहा है। तो ये प्रोसेस चलता है। यानी जो मॉइस्चर का रिमूवल हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर जो है, removal of moisture from brick, moisture from brick through warm air। अब वार्म एयर से फायदा ये होगा ना कि वार्म एयर चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिस वजह से यूनिफॉर्म तरीके से मॉइस्चर का रिमूवल होगा। ये एडवांटेज होता है। अगर सनरेज डायरेक्ट आते तो सनरेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, जिस वजह से यूनिफॉर्म तरीके से मॉइस्चर का रिमूवल नहीं होता है। तो मॉइस्चर का रिमूवल होगा, इसमें भी पूरा का पूरा मॉइस्चर रिमूव नहीं हो पाता है, इसमें कुछ मॉइस्चर बच जाते हैं, एंड दैट मॉइस्चर इज रिमेनिंग मॉइस्चर आफ्टर ड्राइंग। सूखने के बाद भी इसके अंदर कितने मॉइस्चर होते हैं आफ्टर ड्राइंग, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कई बार। फिर से 2 से 3% मॉइस्चर इसके अंदर बच जाते हैं। ये होता है नेचुरल ड्राइंग का पार्ट। अब दूसरा है आर्टिफिशियल ड्राइंग की बात अगर हम लोग करें तो आर्टिफिशियल में चीजें वही रहेंगी, बस ये जो वार्म एयर के थ्रू मॉइस्चर का रिमूवल हो रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, किसी ओवन में रख देंगे, किसी किल में रख देंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर कर देंगे, बस यही तो कर सकते हैं आप। तो कांस्टेंट टेम्परेचर कर देंगे, फॉर एग्जांपल जनरली हम लोग 38 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं टेम्परेचर बढ़ा देना, फिर ब्रिक टूट ही जाएगा। तो इस तरीके से मॉइस्चर का रिमूवल कर सकते हैं। इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, उसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा, उसमें 1 से 2 दिन में हो जाएगा, इसमें शायद 2 हफ्ते लग जाए, 1 हफ्ते लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, ये चीजें बस आएंगी आपके। इसमें 100% मॉइस्चर रिमूव कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ मॉइस्चर बच जाएगा। लेकिन जनरली देखा जाए तो नेचुरल ड्राइंग ही यूज किया जाता है। नेचुरल तरीके से धीरे धीरे मॉइस्चर निकलेगा ना तो एक अच्छा ब्रिक भी मिलेगा आपको। समझ में आ गई इतनी बात, जो भी इंपॉर्टेंट बात है सारी बता दी मैंने। अब बात करें हम लोग, जब ड्राइंग कर लिए
तो क्या किया जाए, ब्रिक की बर्निंग करी जाए, ब्रिक की बर्निंग करा जाए। चलिए ठीक है, बर्निंग पे बात करते हैं हम लोग। तो बर्निंग करने के लिए कैसे किया जाए, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं सर। पहले किस टेम्परेचर पे बर्निंग करनी चाहिए? देखिए टेम्परेचर अगर मैं बोलूं तो 1100 डिग्री सेल्सियस बोल सकता हूं, या फिर इसको रेंज में अगर मैं दिखाऊं तो 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं। जो टेम्परेचर आप इस टेम्परेचर पे बर्निंग करते हो धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसे मैं नाम दे रहा हूं क्या, स्टेज ऑफ बर्निंग। तो स्टेज ऑफ बर्निंग में अगर आप देखेंगे तो 3 स्टेज में होता है। चलिए समझते हैं। पहला जो स्टेज बोला जाता है उस स्टेज का नाम क्या है, उस स्टेज का नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। दूसरे स्टेज का नाम क्या है, जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन वैसे नाम से क्या पता चल रहा है, जितने भी टाइप के मॉइस्चर है उस ब्रिक के अंदर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो डिहाइड्रेशन के बाद क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, तो जितने भी कार्बोनेशियस मटेरियल हैं, ये सारी चीजें हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर हैं, ये सारे के सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जल जाएंगे। उसके बाद से लास्ट स्टेज जो होता है उसे बोला जाता है क्या, विट्रिफिकेशन। ये फ्यूज हो जाएंगे पार्टिकल, अल्टीमेट जो गोल था आपका वो उसे अचीव कर लेंगे। तो डिहाइड्रेशन जो है जनरली 400 से 650 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये 650 से 900 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और ये 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बात समझ में आ गई? 3 स्टेजेस में बर्निंग होता है, इस टेम्परेचर तक हमें ले जाना होता है। ये तो मैंने बात करी टेम्परेचर की। अब मैं बात करता हूं मेथड की, कैसे बर्निंग करोगे आप। बर्निंग करने के आपके पास क्या क्या तरीके हैं, मेथड्स की अगर मैं बात करूं क्या क्या तरीके हैं आपके पास। पहला जो तरीका है वो है क्लैंप, जिसे आप बोलते हैं पजावा। और दूसरा जो तरीका है आपके पास दैट इज किल। 2 तरीके हैं आपके पास, एक क्लैंप है और दूसरा क्या है, किल। बात समझ में आ रहा है? अगर आप क्लैंप में देखेंगे तो ये पहले जो मेथड था वो यूज होता था, अभी नहीं यूज होता है, और किल अभी यूज होता है। किल में अगर आप देखें तो एक होता है इंटरमिटेंट किल, इंटरमिटेंट किल, और दूसरा होता है इसमें कंटिन्यूअस किल। हालांकि बोलने वाले इसे एक और कैटेगरी दे सकते हैं, सेमी कंटिन्यूअस किल, लेकिन मैं इसी के अंदर बता देता हूं। कंटिन्यूअस किल में अगर देखा जाए तो इसमें 3 कैटेगरी ला सकते हैं आप। 3 कैटेगरी कौन कौन से, पहला बुल ट्रेंच किल, बुल ट्रेंच किल, और दूसरा इसमें आ जाएगा हॉफमैन किल, और तीसरा आ जाएगा इसमें टनल किल। इसके अंदर बर्निंग होती है। अब 1-2 चीजें जान लीजिए। पहले इंटरमिटेंट किल का मतलब क्या, पहले किल को समझिए। इंटरमिटेंट किल का मतलब हुआ कि जिस भट्टी के अंदर अगर आप ब्रिक को लगाएंगे तो कुछ दिन रुकना होगा, उसके बाद बर्निंग होगी, उस ब्रिक को निकाल करके यूज करेंगे। कंटिन्यूअस किल में क्या होता है कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है, डेली ब्रिक अवेलेबल रहता है आपकी यूज के लिए। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हो गया। अब मैंने बोला कि सेमी कंटिन्यूअस किल का भी एक बना सकते हो टाइप आप, क्योंकि बुल ट्रेंच किल को सेमी कंटिन्यूअस किल भी बोला जाता है। और क्यों इसे सेमी कंटिन्यूअस किल बोला जाता है, मैं इस बात को समझाना चाह रहा हूं। एक्चुअली क्या है, बाकी ये दोनों तो कंटिन्यूअस है, ये सेमी कंटिन्यूअस है। तो ये ट्रेंच में बनाया जा रहा है, तो ट्रेंच में बनाया जा रहा है तो पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के टाइम पे, तो इसलिए ये पूरे 365 दिनों नहीं यूज हो पाता है, 365 दिन इसका नहीं फंक्शन हो पाता है, इसलिए इसे सेमी कंटिन्यूअस बोल दिया जाता है। बाकी हॉफमैन में क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा बुल ट्रेंच ही यूज होता है, हॉफमैन यूएसए में यूज होता है, टनल यूज नहीं होता है उतना। तो हॉफमैन में क्या है, ये जो है इसके ऊपर एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिस वजह से ये इसको आप 365 दिनों यूज कर लेते हैं। तो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस किल कौन सा है, हॉफमैन ही। बात समझ में आई है, बात समझ में आई। अब ये जो किल है, किल के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो
80 to 90% यूजफुल ब्रिक आपको मिल जाता है। 80 to 90% आपको यूजफुल ब्रिक मिल जाता है। यानी अगर आपने 100 ब्रिक लगाया है इस किल्न के अंदर तो 80 से 90 अच्छे ब्रिक मिलेंगे। 10 से 20% जो ब्रिक होंगे वो खराब हो सकते हैं। खराब हो सकते हैं मतलब अंडर बर्न्ट या ओवर बर्न्ट या टूट सकते हैं, ऐसे चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप बात करेंगे ना क्लैंप या पजामा में, तो इसमें लगभग जो है 50% या 50 to 60% ही यूजफुल ब्रिक आपको मिलते हैं। बहुत कम यूजफुल ब्रिक मिलते हैं, बाकी क्या हो जाते हैं, अंडर बर्न्ट या ओवर बर्न्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है क्लैंप और किल में डिफरेंस? तो इसीलिए तो मैं बताना भी चाह रहा हूं कि किल का आजकल यूज किया जाता है, क्लैंप का यूज नहीं किया जाता है। क्लैंप में क्या होता है, क्लैंप में क्या होता है कि एक लेयर कोल का या फिर जो भी फ्यूल मटेरियल हो सकता है लोकली अवेलेबल जो हो सकता है, जैसे वेजिटेटिव मटेरियल काउ डंग, उसका एक लेयर 65 से 70 सेंटीमीटर थिकनेस रहेगा। उसके ऊपर ब्रिक का लेयर, फिर ब्रिक के जो लेयर होंगे वो 4 से 5 होंगे ब्रिक के लेयर, और उसके ऊपर फिर से जो है फ्यूल का लेयर, फिर ब्रिक का लेयर। इस तरीके से बनाया जाता है और उसे बंद कर दिया जाता है चारों तरफ से, किसके मदद से, मड के मदद से। और जिस वजह से जो भी हीट जनरेट होता है वो अंदर ही सर्कुलेट होता है और उसकी बर्निंग होती है। ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, 1 से 2 महीने लग जाते हैं बर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट करने में। बात समझ में आ रहा है? तो जिस वजह से टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसीलिए इसका यूज भी नहीं किया जाता। और इसमें मैं 50 से 60 लिखता हूँ, 50% तक ही मिलता है, ऐसा समझ लीजिए। 40 से 50 भी समझ सकते हैं आप, तो बहुत कम, आधा समझ लीजिए, आधा ब्रिक बेकार हो रहा है, आधा अच्छा मिलता है। तो इसलिए मेथड यूज नहीं किया जाता, इस मेथड का यूज किया जाता है। और इसमें भी इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूज होता है बोल्ट ट्रेंच किल यूज होता है। ये सारे प्रोसेस हैं। हालांकि मेन जो ध्यान देना था आपको वो टेम्परेचर याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिनके थ्रू ब्रिक आपको मिलेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जेईई की तैयारी। और कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताइए, सर हमें ये चाहिए, ये सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करिए, सब यहाँ पे होगा, सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन करा दो, ये इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अभी तक अगर नहीं किया है आपने तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।